हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। एक बार वीडियो को लाइक करें प्लीज़ यार, शेयर कीजिए फटाक से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पर लेके आए बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण वाला वीडियो। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वाला वीडियो है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने इस चैनल को, यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। बायोलॉजी के यहाँ पे पेपर लेके आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला बायोलॉजी का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला। आप खुद कहेंगे सर मेरा पेपर तो यहीं से आया था पूरा पूरा। जी हाँ, आप पेपर देने के बाद आएंगे और खुद आप बोलेंगे कि जी सर पूरा पूरा पेपर हमारा यहीं से बना था, एक भी पेपर बाहर से नहीं आया था। इस बात की गारंटी मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप यही बोलेंगे कि पूरा का पूरा सर यहीं पे आया था। अब बायोलॉजी की पूरी तैयारी हम करवा देंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहिए। बायोलॉजी की हम पूरी तैयारी करवाने के लिए वीडियो स्पेशल आपके चैनल एसकेएम स्टडी पर अपलोड हो रही है। मैथ बायोलॉजी दोनों का, मैथ वालों का भी 4 अप्रैल को है और बायोलॉजी वालों का भी 4 अप्रैल को है। तो फोड़ कर 4 अप्रैल को आग लगा देना है। 95 प्लस आपको सिक्योर करना है, किसी भी तरीके से सिक्योर करना है। रात दिन मेहनत करना पड़े तो रात दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है और आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे है 3 घंटे 15 मिनट समय। पूर्णांक आपको 70 अंक का रहने वाला है। प्रारंभ के जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए रहेंगे। जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने अंकों की पुष्टि रेखा चित्र द्वारा करना। जितना भी आपको मॉडल सेट पेपर दे रहे हैं सारे सेट को पढ़ना है, एक भी सेट आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। इसलिए आपको छक्का लगा देना है, 70 में 70 स्कोर करा देना है। कुछ भी हो एकदम आग लगा देना है, जबरदस्त तरीके से बता देना है कि आई कैन डू इट, मैं भी सभी चीज कर सकता हूँ, मुझसे किसी चीज की डर नहीं है और हम पूरा पूरा सॉल्व करके आएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, पुंकेसर क्या होता है? मादा जननांग होता है, नर जननांग होता है, मादा और नर जननांग दोनों होता है, या फिर इनमें से सभी। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? तो जो आवृतबीजी पौधा होता है, जो उसमें पुंकेसर होता है, वो सदैव और सदैव क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी भी है, सारा चीज मैं करवा दूंगा, एक भी आपका छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। बायोलॉजी में एकदम आग लगा देंगे, इस बात की गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल खुद ले रहा है। ठीक है ना? खुद भी मैं ले रहा हूँ। तो आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होता है, मादा जननांग नहीं होता। ठीक है ना? अगला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्रभाविता एवं पृथक्करण का नियम है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए जरा फटाक से। डार्विन ने किया था, या फिर लेमार्क ने किया था, या फिर डी वीज ने किया था, या फिर मेंडल ने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के जो नियमों का प्रतिपादन किए थे वो किए थे मेंडल जी ने किया था। मेंडल जी ने क्या किया था? मेंडल जी ने प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का ही प्रतिपादन मेंडल जी ने ही किया था। याद रखना, अपव्यूहन के नियम का ही प्रतिपादन भी किसने किया था? मेंडल जी ने ही किया था। इसको भी आपको याद रखना है। प्रभाविता और पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सारे किसने किया था? मेंडल जी ने किया था। शेयर कर दीजिए। पीडीएफ इसका आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, या फिर आप skmstudyclasses.com ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके वहाँ से आप क्लास 12th वाला जाके आप पूरा पूरा बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? जो जीनी अभियांत्रिकी नींव है यह किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, या डीएनए पॉलीमरेज। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? यह काफी इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, इसलिए आपको बताना है। प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीनी अभियांत्रिकी की जो नींव पड़ी है मेरे प्यारे लाडलो, वो पड़ी है प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियेज। जी हाँ, सॉलाइक
100 लाइक 100 शेयर, ज़्यादा नहीं, 100 लाइक 100 शेयर पर मिनट आपको करना है। 100 लाइक 100 शेयर। अब तक आपका 1000 लाइक हो जाना चाहिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अब तक आप लोग 1000 लाइक करवा देंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होती है उसमें जो निरंतर आवश्यकता होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोले तो एनर्जी की। एनर्जी की किस में आवश्यकता होती है? पारिस्थितिक तंत्र में। याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में किसकी आवश्यकता होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में सदैव व सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, 4 अप्रैल ठोक के मैं कहता हूं पूरा पूरा करके आएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल खुद ले रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब आपके अति लघुत्तरी मैंने प्रश्नों को जोड़ा है, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को जोड़ा है, जो कि आपके 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते नहीं, बता दीजिए। जी सर, बिल्कुल पूछे जाते हैं। और रट डालिए, रट डालिए, छोड़िएगा मत, पूरा पूरा रट डालिए, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, आवर्त चक्र क्या होता है, और ये आपके पेपर में भी आया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, तो आवर्त चक्र क्या होता है? तो महिलाओं के जनन अंग गर्भाशय तथा फैलोपियन नलिका, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय तथा हार्मोन स्तर में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही आवर्त चक्र यानी कि मासिक धर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं, पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, अर्थात मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? मैंने इसको भी पहले भी सेटों में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मैंने कहा कि आपको पूरा पूरा रिवीजन करवा दें, छोड़ेंगे नहीं। काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर बायोलॉजी का पेपर दिला दीजिए। यार पूरा पूरा बायोलॉजी वाला भी करवा देंगे, मैथ वाला भी करवा देंगे, फिजिक्स भी करवा देंगे, केमिस्ट्री भी करवा देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, सारा सारा मैं करवा को आपको दूंगा, ठीक है ना। तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? तो वर्णांध व्यक्ति प्रोटोन दोष के कारण लाल तथा हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते। जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं, यानी कि वर्णांध व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ना लाल और हरे में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाते। यानी कि उसमें कौन सा दोष होता है? प्रोटोन दोष होता है। कौन सा दोष होता है? प्रोटोन दोष होने के कारण वो लाल और हरे रंग में विभेद उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। रेलवे में सिग्नल के लिए लाल हरे रंगों का प्रयोग होता है, अतः वर्णांध व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों में नियुक्ति नहीं दी जाती जहां लाल हरे सिग्नल प्रयोग किए जाते हों। वहां पर कभी भी वर्णांध व्यक्ति को यूज में नहीं लाया जाता, कभी भी नहीं लाया जाता, कभी भी नहीं लाया जाता। अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधों में पत्तियों कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? जो नागफनी का पौधा होता है उसमें क्या होती है? पत्तियां होती हैं, और किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों परिवर्तन होता है उसमें? तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पत्तियां किस बदल जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग बताइए। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये मॉडल पेपर है, ऐसा मॉडल पेपर है जो कि आपके 4 अप्रैल को फोड़ के आएगा, और 70 में 70 आपको स्कोर करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। इसकी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं, और आप देख लीजिएगा, आके खुद कमेंट करके बोलेंगे कि बिल्कुल जी हाँ सर, जो आप पेपर दिए थे वही पेपर बोर्ड में फंसा था, वही पेपर 4 अप्रैल को हमारा आया हुआ था। थैंक यू सो मच सर, आप अगर नहीं होते हैं तो हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। देख लीजिएगा, चलिए देख लेते हैं फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पे देखिए आपके हाथ में ये कुछ बने रहते हैं ना ऐसे,
देखिए बना है ना यहाँ पे कुछ, तो इसी को फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए टाइपिंग या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति की पहचान करना है तो इसमें उसकी पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डीएनए लेंगे। डीएनए का सैंपल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी के आधार पर हम लोग पहचान कर लेंगे कि इसी का ये डीएनए है कि नहीं, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही हम लोग डीएनए की पहचान करते हैं। जैसे कि किसी का मर्डर हो जाता है तो आप लोग देखते हो कि साइंटिस्ट आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, साइंटिस्ट आने के बाद उसको एक एक करके चेक करते हैं कि इसकी जो मृत्यु हुई है, यानी कि इसका जो मर्डर हुआ है, आखिरकार किसने किया, इसकी वो लोग पहचान करते हैं कि नहीं। बिल्कुल पहचान करते हैं। और वो किसके द्वारा पहचान करते हैं, इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज सर्वप्रथम 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। इसे सर्वप्रथम किसने बताया था, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने ही बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली में होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली में होता क्या है, किसने बताया था, वो आपके बताए थे, एलेक्स जेफरी ने ही बताया था। डीएनए का 99.9% भाग सभी जीवों में समान होता है। लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, मैं सारी चीजों को पॉइंट में किया हूं ताकि आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें, एक भी आपका छूटने ना पाए। इसीलिए मैं सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट में करके पढ़ा रहा हूं। तो डीएनए का 99.9% भाग सभी जीवों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। याद रखना, क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। डीएनए का 99.9% भाग सभी जीवों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। एक जुड़वा बच्चे में अगर देखेंगे तो डीएनए 100 में 100 समान होता है, कभी भी बदलेगा नहीं। अगला, इस तकनीकी में कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसी तकनीकी का उपयोग करके बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, आपका इसका पता लगाते हैं भैया, इसका विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है और इसी के कारण ही, इसी की वजह से भी आप कह सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो व्यक्तियों के बीच की डीएनए की तुलना करके उनके बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं कि इन दोनों में क्या क्या भिन्न है। ठीक है, यहां से बहुविकल्पी भी प्रश्न बनेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या कहते हैं, डीएनए टाइपिंग किसने खोज की, एलेक्स जेफरी ने। किस सन में, 1984 में। डीएनए का कितना % भाग सभी प्राणियों में समान होता है, 99.9% भाग। कितना भिन्न होता है, 0.1% भाग। जुड़वा बच्चे में डीएनए 100% समान होता है। इस तकनीकी का उपयोग और कहाँ पे करते हैं, विभिन्न जगहों में विभिन्नता का पता लगाने के लिए, दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना करके उनके बीच विभिन्नता का पता लगाने के लिए करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल से डीएनए लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, जो आपका ब्लड होगा या रुधिर होगा या फिर आपका बाल हो गया, इससे डीएनए ले लेते हैं। आपके स्पर्म से भी, जो आपका शुक्राणु होता है, जैसे रेप हो गया, बलात्कार हो गया, तो इसमें स्पर्म के द्वारा ही पता लगाते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं और दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये किसी के साथ बदतमीजी किया है, कोई लड़की के साथ, ठीक है, तो इसका डीएनए कोई ना कोई, इसका स्पर्म इसके ऊपर जरूर रहेगा, तो यहाँ से इकट्ठा करेंगे। मतलब एक चीजें समझिए, थोड़ा सा लॉजिक वाली चीजें देखिए कि इसको टच करेगा, मान लीजिए इसको ये टच किया तो इसके ऊपर इसका जो फिंगरप्रिंटिंग बाल आएगा, हाथ के कुछ फिंगर आएंगे, कुछ टच करेगा तो कहीं ना कहीं छपेगा। फिर इसका ले लेंगे सैंपल, इस लड़की का, ये लड़की कहेगी इसने मेरे साथ किया कुछ भी, इसका भी डीएनए लेंगे, दोनों का टेस्ट कराएंगे। यदि मैच कर गया तो ये दोषी है, मैच नहीं किया तो दोषी नहीं है। बस यही समझ लीजिए।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं? यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों के बीच अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण करने में सहायक है। यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक है। अगला यहाँ पे चौथा है, वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम लिखिए, उन्हें और उनसे होने वाले आप लाभ लिखिए। काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है, जो कि क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आईएमपी वाला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो, तैयार कीजिए। बिल्कुल भी आप मत छोड़िए, इस प्रश्न को मत छोड़िए, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे ना तो आपको बोर्ड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपके पास है कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर ले आएंगे या फिर वही आप 10-20 नंबर के लिए बस परेशान रहेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का नंबर चाहते हैं। चलिए अगला यहाँ पे, वैक्सीन मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु से बना हुआ पदार्थ है। वैक्सीन मृत निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं से बना हुआ पदार्थ है, जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, वैक्सीन कहलाते हैं। याद रखना, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन मृत मरे हुए निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं से बना हुआ पदार्थ है, जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते वैक्सीन कहलाते। वैक्सीन के प्रकार, सबसे पहला संयुग्मी वैक्सीन, ये प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड के संयोजन से तैयार किए जाते हैं। कौन से? संयुग्मी वैक्सीन। क्लियर है? अगला, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। पुनर्योगज डीएनए वैक्सीन, इसमें प्रयुक्त प्रतिजन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन जो पूर्णतः क्या होता है? सुरक्षित होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में टीका को प्रवेश कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे प्यारे लाडलो? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठोक के आइएगा कि 70 में 70। रेबीज टिटनेस में रोगी की जान बचाने के लिए प्रतिरक्षी टीके दिए जाते हैं। आप पीडीएफ को आप जाके बायोलॉजी का पेपर skmstudyclass.com पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिए, गूगल पे जाके एक बार skm स्टडी क्लासेज, और सारे वीडियो जितने भी बायोलॉजी मिलेंगे पीडीएफ skm स्टडी पे पढ़े हुए हैं। जाके skm स्टडी से आप, टेलीग्राम है वहाँ से आप पूरा आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।